So hello, good morning. Welcome to our today's online class of chapter small business. इस क्लास में हम स्मॉल बिजनेस जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि एंड भी हो जाए. सो इंडेक्स है, क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर में. सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि स्मॉल बिजनेस MSMEs होता क्या है. किसका इंट्रोडक्शन देखेंगे? MSME. ठीक है. नेक्स्ट है इमरजेंस ऑफ MSME कि ये स्टार्ट कैसे हुआ. उसके बाद में है ओवरव्यू ऑफ टाइप्स की टाइप्स ऑफ MSME क्या है. ओके. अब MSME की फुल फॉर्म देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ठीक है. ये MSME की फुल फॉर्म हो गई. रोल ऑफ MSME की रोल, MSME कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडियन इकोनॉमी के लिए और हमारे जो विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए. प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस कर रहा है, उन प्रॉब्लम से दूर करने के लिए क्या क्या काम करे जा रहे हैं, क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूशंस किए जा रहे हैं, और बहुत सारे बार चार्ट एंड टाइप चार्ट के थ्रू हमने MSMEs होते क्या है, किस तरह से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी दिखाया है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके. ओके. एमरजेंस ऑफ MSME कैसे बना, कैसे स्टार्ट हुआ एमरजेंस ऑफ MSME, तो पढ़ते हैं इसके बारे में. बेस्ड ऑन गांधी मॉडल इनकरेज बाय MSME एक्ट 2006. गांधी मॉडल के थ्रू एक MSME एक्ट बनाया गया जो कि सपोर्ट करता है, जो कि रेगुलेट करता है स्मॉल बिजनेसेस को ड्यूरिंग प्री लिबरलाइजेशन. बिफोर 1991 इंडिया अडॉप्ट इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948. ठीक है. कि इंडस्ट्री जो LPG हमारा जब आया था 1991 में, उसके पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो 1948 चलती थी और उसमें ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री थी जो गवर्नमेंट के अंदर आती थी. बट आफ्टर लिबरलाइजेशन 1991 जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर को क्या कर दिया गया था, प्राइवेटाइज कर दिया गया था. They defined the role of state and industrial development at the first time. At the time of Indian accordance, high priority of small and medium enterprises. Despite numerous protection and policy measures, MSME has remained mostly small, technological backward. मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग थी, तो किसी भी स्मॉल बिजनेस को चालू करना बहुत ही टफ वर्क हुआ करता था. तो वहाँ पे थोड़ा सा बैकवर्ड था, थोड़ा सा पुशअप हमारे MSMEs को नहीं मिला था, स्मॉल बिजनेसेस को नहीं मिला था. Yes. The scenario of small scale sector changed with the industry's policy establishment in 1991. और जैसे ही हमारा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 स्टार्ट हुआ, जो बहुत सारी पॉलिसीज़ ख़त्म करती गई, लिबरलाइजेशन आया, बहुत सारे जो हमारे बिजनेस हैं वहाँ पे लाइसेंस को ख़त्म कर दिया गया और बहुत सारे सेक्टर्स को प्राइवेटाइज कर दिया गया. तो वहाँ पे एक MSME को थोड़ा सा पुशअप मिला. लिबरलाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस. इट वाज द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा. अब ये एक पोस्ट लिबरलाइजेशन मतलब कि जैसे ही 1991 का न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो आते से ही तो MSME की शुरुआत नहीं हो गई होगी. इस एरा को चलने के लिए लगभग 16 ईयर्स लगे, 1991 टू 2006. तो तब तक हमारा पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा ही चल रहा था. दिस रिफ्लेक्ट द ग्रोथ ऑफ SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. SSI की फुल फॉर्म होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. इन 1991 द ग्रोथ ऑफ SSI वॉज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ टोटल. ठीक है. इंडस्ट्री स्ट्रक्चर फ्रॉम 1992 टू 1995 कि 1991 के बाद 1995 तक जो इसकी ग्रोथ है MSMEs की वो 3 टाइम ज़्यादा हो गई. हाउएवर इन 1995 द ग्रोथ रेट वाज स्लाइटली लोअर बट अगेन इंक्रीज इन 1996. 1995 में ग्रोथ थोड़ी सी कम हो गई, जो गवर्नमेंट फ्लक्चुएशन जिससे होते हैं, उसके बाद में 1996 में ग्रोथ बढ़ गई. ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि MSME हिस्ट्री क्या थी, कैसे स्टार्ट हुआ. अब चैप्टर की तरफ आते हैं. टाइप्स ऑफ MSME. देखिए बेटा, तो हमारे पास MSME की 2 टाइप्स है. ठीक है. कि देखो, हमारे को पता है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम 2 चीज़ें प्रोवाइड करेंगे. या तो हम गुड्स प्रोवाइड करेंगे जिसे हम कह देंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या तो हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे जिसे हम कह देंगे सर्विस इंडस्ट्री. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए माइक्रो के लिए 25 लाख से कम नहीं होना चाहिए, स्मॉल के लिए 5 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, 5 करोड़ लिखा हुआ है, और मीडियम के लिए ये 10 करोड़ है. ये कौन सा सेक्टर है?
ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, कि जो टोटल कैपिटल है बिजनेस की वो माइक्रो में होनी चाहिए 25 लाख, स्मॉल के लिए होनी चाहिए 5 करोड़ से कम नहीं, मतलब 5 करोड़ तक अगर आपके बिजनेस में कैपिटल है तो वो कंसिडर किया जाएगा एज ए स्मॉल बिजनेस। और अगर आपके बिजनेस की टोटल कैपिटल 10 करोड़ है या 10 करोड़ के अंडर आती है 5 to 10 करोड़, तो आप आते हैं मीडियम एंटरप्राइजेस। अब इसी तरह सर्विस सेक्टर में अगर आपकी टोटल कैपिटल 10 लाख के अंदर है तो आप आते हैं माइक्रो में, 2 करोड़ के अंदर है तो स्मॉल में, और अप टू 5 करोड़ है तो आप कहे जाओगे मीडियम, ठीक है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ रहे हैं हम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। अभी हमने पढ़ा है 2 एंटरप्राइजेस, सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस क्या होते हैं देखते हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस पढ़ेंगे हम। तो माइक्रो के बारे में हमने क्या पढ़ा, माइक्रो एंटरप्राइजेस जनरली रिफर्स टू स्मॉल बिजनेस एम्प्लॉइंग 10 पीपल और लेस, ऐसे एंटरप्राइजेस जहाँ पर 10 या उससे कम लोग काम करते हैं, ठीक है। और इट इज़ एन एंटरप्राइजेस विच इन्वेस्टमेंट प्लांट इन मशीनरी बिटवीन 5 to 25 लैक्स, और जहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी जो आपकी फिक्स असेट्स है वो 5 to 25 लैक्स की है। दीज एंटरप्राइजेस वर्क एंड ऑपरेट नॉट बाय चॉइस बट आउट ऑफ नेसेसिटी, कि ये जो एंटरप्राइजेस है वो ज़रूरत पूरी करने के लिए, मतलब कि नेसेसिटी ही पूरी कर रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट ही इतना कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस क्या हो गए, स्मॉल एंटरप्राइजेस जनरली रिफर्स टू अ बिजनेस एम्प्लॉय 50% और लेस, ऐसे एंटरप्राइजेस जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को दी गई है, 50 या 50 से कम लोगों को। इट इज़ एन एंटरप्राइजेस इन विच इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन 25 लाख to 5 करोड़, जो कि इनकी फिक्स एसेट्स है वो किसके बिटवीन है, 25 to 5 करोड़ में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या फिर टोटल कैपिटल इनकी इतनी होनी चाहिए। दीज एंटरप्राइजेस वर्क एंड ऑपरेट्स टू अर्न स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे प्रॉफिट तो कमाया जाता है लेकिन बहुत कम यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होता है, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्री पर समझ में आ गई आपको, स्मॉल एंटरप्राइजेस किसे कहते हैं। एक तो 50 लोगों से कम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है 25 लाख से 5 करोड़ होता है, और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट इज माइक्रो सर्विस सेक्टर आ गए हम। सर्विस सेक्टर क्या है, एन एंटरप्राइज इन विच इन्वेस्टमेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज अप टू 10 लाख, ये हम पढ़ चुके हैं अभी डायग्राम में। स्मॉल एंटरप्राइजेस वो है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में है, और मीडियम एंटरप्राइजेस वो है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है। तो ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आपको याद होना चाहिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, हर बार एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स कि एमएसएमई क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इम्पोर्टेंस देख लो। क्यों, लो कॉस्ट ऑफ जनरेशन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोई भी स्मॉल बिजनेस आप रन करना चाहते हो तो आप बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके सेटअप में बहुत ही कम या फिर ज़ीरो कॉस्ट में भी ये जो एमएसएमईज है सेटअप हो जाते हैं। हाई कैपेसिटी टू इनोवेशन एंड एक्सपोर्ट, यहाँ पे कैपेसिटी बहुत हाई है, आपके लिए मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप कहीं भी किसी भी सेक्टर में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई बड़ी बड़ी आपको फैक्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं ओपन करनी पड़ती। हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देखो जो हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे किन लोगों की है, जो कम स्किल वाले हैं। हायर स्किल को तो जो बड़ी कंपनियां वो एम्प्लॉयमेंट दे देगी, लेकिन जो लो स्किल्स पर्सन है वहाँ पे हाई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी एमएसएमईज देती है उनको।
रिडक्शन ऑफ रीजनल इम्बैलेंस। अब ये रीजनल बैलेंस और रीजनल इम्बैलेंस क्या होता है कि देखो जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ है ना वो मेट्रो सिटीज़ में अपनी जो फैक्ट्रीज वगैरह आउटलेट्स ओपन करती है, यानी जो MSME होते हैं उनके पास में इतना पैसा नहीं होता, तो वो कहाँ पे जाके जो रूरल एरिया है, जो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है, वहाँ जाके अपनी इंडस्ट्री ओपन करती है। तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ उसको डेवलप करने में कौन हेल्प कर रहा है? MSMEs हेल्प कर रही है। द नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है? आप बोलोगे कि मैम इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है तो ये इनका क्या रोल है? ये तो कहीं आप इतनी बड़ी इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी, ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं? तो देखते एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने अभी बोला कि जो स्किल्ड एम्प्लॉय है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वैसे ही जनरेट कर देती है, बट जो अनस्किल्ड एम्प्लॉय है, थोड़े से कम स्किल वाले एम्प्लॉय है, उनको एम्प्लॉयमेंट देने का काम कौन कर रही है? MSME कर रही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। देखो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आफ्टर एग्रीकल्चर। अब आपको पता है हमारी सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट तो कहाँ से आ रही है? एग्रीकल्चर से आ रही है। एग्रीकल्चर के बाद अगर सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट है तो कौन दे रही है? वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। दिस हैज़ 95% ऑफ द इंडस्ट्री यूनिट इन द कंट्री। अगर हमारे इंडस्ट्री यूनिट को अगर हम काउंट करें तो उसका 95% कौन से में कवर कर सकते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। द एंटरप्राइजेज आर लेबर इंसेंटिव एंड लेबर अवेलेबल अब्यूडेंट अमाउंट इन रूरल एरियाज। ये जो इंडस्ट्रीज होती है मोस्टली यहाँ पे मशीन कम होती है और लेबर इंसेंटिव्स होती है, मतलब लोगों से काम करवाती है, और हमारे पास लेबर जो है रूरल एरिया में भर भर के है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस एंड इनॉर्मस वैरायटी ऑफ गुड्स, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, स्टेशनरी होगी, सोप, लेदर प्रोडक्ट, प्लास्टिक, रबड़, हैंडीक्राफ्ट वगैरह। ये जो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह है, लेदर आइटम्स हो गए, प्लास्टिक, रबड़, वुड्स, ये सब लेबर के द्वारा करा जाता है, मशीन के द्वारा नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट में हम जा सकते हैं। यहाँ पे अनकाउंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। एक्सपोर्ट, द शेयर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम SSI इज 45% जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो कौन कर रहा है? ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कर रही है ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। सो इट अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे इंडिया में आ रहा है तो वहाँ पे भी इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। SSI कैन बी सेट एनीवेयर इन कंट्री, इनको कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं भी कंट्री में सेट हो सकते हैं। एंड दे यूज़ लोकल रिसोर्सेज, लेस एंड कैपिटल, सिंपल टेक्नोलॉजी। और ये जहाँ पे सेटअप होते हैं वहाँ का लोकल रिसोर्सेज यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि ये जो रिसोर्सेज है, जो रॉ मटेरियल है, उसको इम्पोर्ट करें। ठीक है। लो कॉस्ट प्रोडक्शन, अब इनका प्रोडक्शन लो कॉस्ट कैसा होता है? क्योंकि लोकल ही जो लोग हैं उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, लोकल ही रिसोर्सेज ये लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम आती है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो उनके जो प्रोडक्ट होंगे वो चीप क्वालिटी, लाइक कॉस्ट कम कॉस्ट में होंगे। SSI also enjoy the advantage of low cost of production because they use local resources and their product। बता दिया ये मैंने। क्विक एंड टाइमली डिसीजन, अब यहाँ पे मैनेजमेंट तो कमी होती है, देखो कि 50 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बड़ी जल्दी हो जाती है, तो यहाँ पे डिसीजन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, SSI प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू यंग मैन एंड वुमेन टू स्टार्ट देयर बिजनेस। अभी इतना डेवलपमेंट जो SSI हो रही है, इससे यंग मैन और वुमेन और इंकरेज हो रहे हैं अपना न्यू एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए, न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि आप देखेंगे आजकल तो एंटरप्रेन्योरशिप वही चल गया है कि हमारे नरेंद्र मोदी ने स्कीम चला दी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है। अब ये देखिए आइडिया किस किस तरह के स्मॉल बिजनेसेस आप कर सकते हैं। देखो विजुअल असिस्टेंस, कि आप भी किसी भी जिस भी चीज़ में आपको एक्सपर्टीज़ है आप उसके लिए असिस्ट कर सकते हो लोगों को। फ्लोरिस्ट मतलब गार्डनिंग वगैरह से रिलेटेड जो भी है आप वो अपना बना सकते हो, बेच सकते हो। पिज़्ज़ा पार्लर, कैंटी मेकर, बुक कीपर एंड पेट सेटर, ये सब स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरियाज। हमने इंडिया में तो क्या रोल है वो पढ़ लिया, अब देखते हैं रूरल एरिया में कैसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रूरल एरिया में जो कम स्किल के एम्प्लॉयज़ है, जो लेबर एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन कर रहा है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर रही है। नेक्स्ट है रिड्यूस रूरल अर्बन माइग्रेशन, कि रूरल और अर्बन माइग्रेशन क्या होता है कि अगर रूरल एरियाज़ में अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो आप कहाँ माइग्रेट कर जाते हो? सिटीज़ में।
ठीक है। तो ये जो MSME है उनको रूरल एरिया में मतलब उनके जो भी होम टाउन है वहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है ताकि इनका माइग्रेशन नहीं होता है। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, ठीक है। इनके पास इतना पैसा नहीं होता है MSMEs के पास में, छोटे बिजनेसेस के पास में, कि ये एक्सपोर्ट कर सके रॉ मटेरियल, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मंगा सके। तो ये लोग क्या यूज़ करते हैं, लोकल रिसोर्सेज, ठीक है। उनका बेस्ट यूज़ ये लोग कर लेते हैं। प्रमोट रूरल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनकी वजह से हो रहा है, ये वहाँ जाके अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं जिससे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनकम, कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा कि एक जो अच्छा कमा रहा है वो बहुत ही अच्छा कमा रहा है और एक जो है बिल्कुल ही उनको बिल्कुल लो इनकम मिल रही है। तो यहाँ पे इक्विटेबल इनकम जो हो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, येस, अगर आपको जॉब मिल रही है, अच्छा पैसा मिल रहा है तो स्टैंडर्ड लिविंग तो इम्प्रूव होती है। इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, और टैक्स अगर सबको जॉब मिल रही है तो टैक्स तो पे करेंगे और टैक्स रेवेन्यू भी अच्छा आता है। यस, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरियाज। तो सबसे पहले रूरल एरियाज में ये हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, वही सब दोबारा बताया है यहाँ पे कि जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ये मैंने बता दिया कि मैनी पीपल जो रूरल एरियाज में अनस्किल्ड एम्प्लॉय होती है उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। रिड्यूस रूरल अर्बन माइग्रेशन, कि सिटीज़ जो गांव से सिटी की तरफ माइग्रेशन होता है वो उसकी वजह से रुकता है। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, ये भी मैंने आपको बता दिया है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स के लिए आपको यूज़ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रमोट रूरल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, कि ये जो रूरल डेवलपमेंट, जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जो रोड्स है, जो गांव में स्कूल खोलने का काम है, हॉस्पिटल खोलने का काम है, सब करता है कि जो किसी भी तरह से वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो किसी भी तरह से माइग्रेट सिटीज़ में ना करें, उनको वहीं अपने होम टाउन पे ही सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए। तो ये काम भी MSME कर रही है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनकम, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, की सबकी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं MSME से चीप प्राइस में, ठीक है। एक तो क्या हो गया कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है जिससे सबको पैसा मिल रहा है और पैसे के साथ साथ वो चीप क्वालिटी प्रोडक्ट और अच्छी क्वालिटी के और चीप प्राइस में प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं जिससे कि सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, इनकम जनरेट हो रही है जिससे कि टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। एक बार आप इसी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स लिखेंगे तब ये पूरी अंदर डिटेल लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस। अच्छा, अब आपने तो अच्छी बातें देखी, सब इन्फ्लुएंस भी हो गए होंगे कि हाँ हमें तो बिज़नेस करना है। तो ठीक है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स देख लीजिए कि प्रॉब्लम क्या रहती है स्मॉल बिजनेस में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो देखो बेटा होती है फाइनेंस, कि इनको फाइनेंस नहीं मिल पाता है। एक तो उनके पास में इतना खुद के पास कम पैसा होता है इसलिए तो वो MSME ओपन करते हैं, इसमें तो स्मॉल जो बिज़नेस है वो कर पा रहे हैं, लेकिन इनकी क्रेडिट वर्दीनेस भी इतनी कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये बिज़नेस कभी भी चलते हैं और कभी भी बंद भी हो जाते हैं। जैसे कि आप MBA चाय वाला का मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि ये लॉन्ग टर्म रन पे नहीं चल पाते। एक टाइम पे हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा हाइक मिले, बट वो जितना जल्दी हाइक मिलता है उतना जल्दी उनका डाउनफॉल भी आता है। तो इनकी क्रेडिट वर्दीनेस कम होने के कारण इनको फाइनेंस ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, देखते हैं। वन ऑफ द सेवरल प्रॉब्लम ऑफ फेस बाय SSI का मतलब मैंने बता दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, is that the non-availability of adequate finance to carry out the operations. Generally, a small business begins with a small capital base. Many of unit small sector lack of credit worthiness. ये मैंने आपको बताया क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, मतलब इनको इनकी गुडविल नहीं है। अगर उनको कोई क्रेडिट दे भी दे तो अश्योरेंस नहीं मिलती कि वो पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा। Requires to raise in capital from a capital market. As a result, they heavily depend on local finance resources. जो भी देखो कैपिटल मार्केट से तो उनको पैसा नहीं मिल रहा, जो भी लोकल रिसोर्सेज हो गए, बनिए हो गए, साहूकार हो गए, उनसे ये पैसा लेकर आते हैं। एंड आर फ्रीक्वेंटली विक्टिम्स एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स, और हमेशा इनका क्या होता है, उससे एक्सप्लॉयटेशन होता है। These units frequently suffer the lack of adequate working capital either due to delay payments, ठीक है। एक तो इनके पास वर्किंग कैपिटल भी इतनी नहीं होती क्योंकि ज़्यादातर लोग इनके जो ग्राहक होते हैं, इनके जो कस्टमर होते हैं वो लोग होते हैं जो हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं करते, ठीक है। बाद में क्रेडिट में सामान लेके जाते हैं और वो पेमेंट करने में क्या करते हैं, डिले करते हैं।
लॉकिंग अप देयर कैपिटल एंड अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि इनके पास में कैपिटल भी लॉक हो जाती है क्योंकि इनका पैसा वापस आ नहीं रहा, और कई बार इनके सामान है वो बिकता भी नहीं है। बैंक ऑल्सो डू नॉट लेंड मनी विदाउट एडिक्वेट कोलेटरल सिक्योरिटी। अब बिना सिक्योरिटी के बैंक भी इनको लोन नहीं दे रहा, बिना गारंटी और मार्जिन मनी के इनको लोन नहीं देता है। ठीक है, तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ही इनकी फाइनेंस की। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल इनको जो लोकली मटेरियल है वो यूज़ करना पड़ता है, और ज़रूरी नहीं है वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल हो, और ये जो बाहर से एक्सपोर्ट कर नहीं पाते क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं होता। अनदर मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस इज दैट प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। If the requirement of raw material are not available, they have to compromise the quality, have to pay high price to get good raw material। तो देखो दो इनके पास है कि या तो इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्वालिटी से, और अगर ये क्वालिटी बनाते हैं अपने प्राइस में तो इनको हाई प्राइस देने पड़ेंगे किसके, रॉ मटेरियल के, क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में रॉ मटेरियल लेते हैं, जिससे कि इनको बहुत कॉस्टली पड़ जाता है वो। देयर बार्गेनिंग पावर इज रिलेटिवली लो ड्यू टू द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ परचेजेस। अब ठीक है, बार्गेनिंग ये कर ही नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट में परचेज कर रहे हैं। दे कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द रिस्क बाइंग अ बल्क। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इनका जो ऑलरेडी जो स्टॉक बना रहे हैं, बहुत कम स्टॉक बना रहे हैं, वो भी बच जाता है, तो ये बल्क बाइंग तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, बिकॉज द जनरल स्कैसिटी ऑफ मेटल, केमिकल, एक्सट्रैक्शन, रॉ मटेरियल इन इकोनॉमी, कि हमारे पास स्कैसिटी है मेटल की, केमिकल्स की, एक्सट्रैक्शन की। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सफ़र द मोस्ट। दिस ऑल्सो मीन्स द वेस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि इनके पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उनका ये फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं कम रॉ मटेरियल या अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल ना होने के कारण। द नेक्स्ट इज मैनेजरियल स्किल्स। अच्छा, अब इनका हर जो बिज़नेस स्टार्ट करने वाला जो एंटरप्रेन्योर है वो अच्छा मैनेजर हो, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैनेजर अपॉइंट नहीं कर पाते। ठीक है, इनके पास में इतना पैसा नहीं है इनके पास में ये, और इनके प्रोडक्ट की भी कॉस्ट ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी अगर बढ़ जाएगी, अगर ये इस तरह की टेक्नोलॉजी या मैनेजर्स हायर करेंगे तो। स्मॉल बिजनेस आर जनरली प्रमोटेड एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन। ठीक है, यहाँ पे जो डिसीजन मेकर होता है वो एक ही पर्सन होता है, हु मे नॉट पोसेस द मैनेजरियल स्किल्स। और हो सकता है कि उसके पास में बिजनेस तो स्टार्ट करने का आइडिया तो बहुत अच्छा है बट उसकी मैनेजर स्किल्स अच्छी नहीं है। मैनी ऑफ द स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस पोसेस साउंड टेक्निकल नॉलेज, और हो सकता है कि उनके पास वो बिजनेस चलाने की टेक्निकल नॉलेज भी नहीं हो, जिससे कि वो लेस सक्सेसफुल हो जाते हैं मार्केट में। मोर ओवर दे मे नॉट फाइंड इनफ टाइम टू टेक केयर ऑफ फंक्शनल एक्टिविटी, और हो सकता है वो उनके पास इतना टाइम ही ना बचे कि वो बिजनेस एक्टिविटी को भी देख पाए, कि वो बिजनेस रन भी वही इंसान कर रहा है, रॉ मटेरियल के साथ डील भी वही कर रहा है, लेबर के साथ डील भी वही कर रहा है। एट द सेम टाइम दे आर नॉट पोजिशन ऑफ अफोर्ड प्रोफेशनल मैनेजर। ठीक है, वो इतनी पोजिशन में भी नहीं कि वो प्रोफेशनल मैनेजर्स को अफोर्ड कर सकें। लेबर, अब लेबर यहाँ पे कहाँ से आ रही थी? मैंने कहा था लोकल भी आ रही थी, तो स्किल लेबर इनको नहीं मिल पाती है। स्मॉल बिजनेस फर्म्स कैन नॉट अफोर्ड द पे हायर सैलरीज टू एम्प्लॉयज विच अफेक्ट्स एम्प्लॉयर विलिंगनेस टू वर्क हार्ड एंड प्रोड्यूस मोर। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयज़ को पैसा दोगे तो अच्छा काम करेंगे, लेकिन ये नहीं दे पाते हैं, इसलिए कि जो इससे क्या इफेक्ट होता है कि एम्प्लॉय विलिंगनेस, जो एम्प्लॉयज़ इनके पास होते भी हैं वो भी विलिंगनेस से काम नहीं करते, अपने मन से काम नहीं करते। थर्ड, द प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉयज़ इज रिलेटिंग लो। ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो एम्प्लॉय की कैपेसिटी है वो यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। पर जो एम्प्लॉय की कैपेसिटी है वो कैसे यूटिलाइज होगी कि उसको अच्छी इनकम दोगे तो वो अपना 100% देगा। बिकॉज ऑफ लोअर रेम्यूनरेशन ऑफर अट्रैक्टेड द टैलेंटेड पीपल, कि यहाँ पे लोअर रेम्यूनरेशन मतलब कम सैलरी दी जाती है, इससे टैलेंटेड पीपल यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होते हैं। इज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अनस्किल्ड वर्कर्स, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो मोस्टली जो मिलते हैं हमें अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं या फिर लेबरर वर्कर होते हैं जो लेबर का काम करते हैं। ऑल्सो लाइक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन ऑफ लेबर कैन नॉट प्रैक्टिस विद रिजल्ट ऑफ लैक स्पेशलाइजेशन। और यहाँ पे जो वर्कर होते हैं उनको उस काम का स्पेशलाइजेशन नहीं होता, ये बस जो मोस्टली जो लेबर वर्क होते हैं वही यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट इज मार्केटिंग। अब ये अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा लोगों को बता नहीं सकते, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे इनके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। उनका प्रोडक्ट लेने वाले वैसे भी वो लोग हैं जो चीप क्वालिटी चीप प्राइस में प्रोडक्ट को चाहते हैं। ठीक है, इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इनकी सेल वैसे ही नहीं होगी। मार्केटिंग इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एक्टिविटी एज जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? मार्केटिंग कर रही है। इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड थ्रू आउट
अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। अब मार्केटिंग के लिए क्या चाहिए होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए वो पता करो सबसे पहले। आप कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाओ और उनको सेटिस्फाई करो, ठीक है। इन मोस्ट केसेस मार्केटिंग इज वीकर एरिया इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे सबसे ज़्यादा वीक एरिया जो इसमें होता है वो मार्केटिंग होता है। दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव देयरफॉर टू डिपेंड एक्सेसिवली इन मिडल मैन। ये ज़्यादातर किस पे डिपेंड रहते हैं? मिडल मैन में, कि वही जाके लोगों को बता दे, वही जाके आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर दे। हु एट द एक्सप्लॉइट देम बाय पेइंग लो प्राइजेस एंड डिले पेमेंट। और ये जो मिडल मैन है वो हमेशा इनको एक्सप्लॉइट करता है। क्यों करता है? एक तो पेमेंट टाइम पे नहीं लेके आता और इनकी चीज़ों के कम प्राइस लगाता है, जैसे कि आप एग्रीकल्चर में आप लोग पढ़ ही चुके हो। फर्दर डायरेक्ट मार्केटिंग में नॉट फैसिलेबल इन स्मॉल बिजनेस फर्म्स एज ए लैक ऑफ नेसेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। और डायरेक्ट मार्केटिंग तो कर ही नहीं सकते क्योंकि इनके पास में इतनी बड़ी कोई फैंसी चीज़ें तो है नहीं दिखाने के लिए जो ये अपना एडवर्टाइजमेंट करेंगे। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देखिए, मैनी स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अडेयर एंड डिजायर स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि जो ये रॉ मटेरियल है वो एक लो क्वालिटी का यूज़ करते हैं, और लेबर भी लो क्वालिटी का है, तो प्रोडक्ट ऑब्वियस है लो क्वालिटी बनेगा ही। इंस्टेड दे कॉन्सेंट्रेट ऑन कटिंग द कॉस्ट कीपिंग द प्राइस लो। और ये ज़्यादातर क्या करते हैं, ये कॉस्ट कटिंग में काम करते हैं कि कैसे ना कैसे कॉस्ट कमाए और हम कम कीमत पे सामान बेचें। दे डू नॉट हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट क्वालिटी रिसर्च। अब इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि ये क्वालिटी मेंटेन कर पाए एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज़ को मेंटेन कर पाए। इनफैक्ट मेंटेनिंग क्वालिटी इन देयर वीकेस्ट पॉइंट, और यहाँ पे जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है वो मेंटेनिंग क्वालिटी है। अगर ये क्वालिटी पे ध्यान देने लग जाए तो इनका जो प्राइस है वो 100% तक बढ़ सकता है व्हेन कंपीटिंग द ग्लोबल मार्केट। ड्यू टू द लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल्स, लैक ऑफ डिमांड। अब इनके पास मार्केटिंग स्किल्स कम है इसलिए इनके प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या रहती है, कम होती है, ठीक है। और ये अपने फुल कैपेसिटी को यूज़ नहीं कर पा सकते। मतलब इन्होंने जैसे कि अगर मशीनरी लगा रखी तो मशीनरी से तो आप कितने भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कितना भी कर सकते हो, लेकिन आपकी जितनी डिमांड है आप उतना ही प्रोडक्शन करोगे, तो इसलिए कि ये फुल कैपेसिटी को यूज़ नहीं कर सकते। ग्रेजुअली दिस लीड टू सिकनेस एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस। अब इससे क्या होता है कि धीरे धीरे बिजनेस एक टाइम आने पे सिक हो जाता है। सिक होने का मतलब कंटिन्यू लॉस कर रहे होते हैं, और क्लोजर मतलब या फिर उनको बिजनेस भी बंद करना पड़ सकता है। एक लास्ट पॉइंट हम समझ लेते हैं, टेक्नोलॉजी। अब अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी मशीनरी, अच्छे इक्विपमेंट से नहीं लेकर आ सकते, वही बात है कि पैसा इनके पास में नहीं है। यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इज ऑफ्टन स्टेटेड एंड सीरियस इन द केस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री रिजल्टिंग लो प्रोडक्टिविटी एंड अनइकोनॉमिकल प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ नहीं हो रहे तो कम प्रोडक्शन होता है, जिससे कि अनइकोनॉमिकल प्रोडक्ट मतलब जो जिससे आप पैसा नहीं कमा सकते, प्रॉफिट नहीं कमा सकते, वो ये प्रोड्यूस करते रहते हैं। सिकनेस मैंने आपको बता दिया कि कंटिन्यू कई बार लॉस में रहता है, जिससे कि सिक हो जाता है और उनको बिजनेस भी बंद करना पड़ता है। Prevalence of sickness in small industries become a point of worry both of the policy maker and entrepreneurs. The case of sickness, the both internal and external. Internal problems include lack of skilled and trained labor. अब इसमें दोनों ही तरह की प्रॉब्लम होती है। देखो इंटरनल प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे स्किल लेबर नहीं मिलता, ट्रेन लेबर आपको नहीं मिलता, एंड मैनेजरियल एंड मार्केटिंग स्किल्स इनके पास में नहीं है। सम ऑफ द एक्सटर्नल प्रॉब्लम क्या क्या है, डिलेड पेमेंट की एक बाद उनको पेमेंट समय पे नहीं मिलता, इसलिए कंटिन्यू वो रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाते और समय पर ये दोबारा प्रोडक्शन नहीं कर पाते। स्टोरेज ऑफ वर्किंग कैपिटल इनके पास रहती नहीं क्योंकि पेमेंट आ नहीं रहा होता है। अनएडिक्वेट लोन एंड लैक ऑफ डिमांड्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब लोन बैंक तो दे नहीं रहा है, ये साहूकार वगैरह से लोकल से लोन लेते हैं जिसको उनको पेमेंट नहीं कर पाते। अब ग्लोबल कंपटीशन में ये कहीं भी नहीं हट पा रही क्योंकि एक तो इनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है ही नहीं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके, और दूसरा इनकी क्वालिटी नहीं है कि ग्लोबल मार्केट में दूसरे जो सोप्स दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको टक्कर दे सके। Apart from problems, state among small business are not without fears, especially the presence of context or liberalization, privatization and globalization. Policy being forward by several countries across the world. Remember, India too has taken the LPG pass since 1991. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है कि आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन सारी कंट्री ने अपने रास्ते खोल दिए कि आप किसी भी कंट्री में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया में भी ये LPG जो फॉलो हुआ 1991 से हुआ। Let us look into the areas where small business feel threatened with the
आउटस्लॉट ऑफ ग्लोबल कंपटीशन में उसको कहाँ कहाँ थ्रेटन है। देखो, कंपटीशन इज नॉट ओनली फॉर मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्री बट ऑल्सो फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन ये नहीं कहेंगे हम केवल स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, बल्कि यहाँ पे कंपटीशन जो फेस कर रही है वो मल्टीनेशनल कंपनीज भी फील कर रही है। इन द जाइंट टर्म्स देयर साइज एंड बिजनेस वॉल्यूम्स ओपनिंग ऑफ द थ्रेड रिजल्ट का थ्रो कंपटीशन ऑफ अ स्मॉल स्केल यूनिट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू विथ सेट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल। अब यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ में खड़े रहना, अच्छी टेक्निकल स्किल्स को यूज़ करना, फिनेंशियल क्रेडिट वर्दीनेस आपके पास में नहीं है, ये थोड़े से पॉइंट्स हैं। मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, मार्केटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, जिससे कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो ग्लोबल कंपटीशन में पीछे रह रही है। कैसे रह रही है? सबसे पहले तो क्वालिटी नहीं बना रही है इतना कि ग्लोबली आप अपने सामान को एक्सपोर्ट कर सको। टेक्निकल स्किल्स आपके पास में नहीं है, अच्छी मशीनरी नहीं है जिससे कि आप जितनी डिमांड है उतने प्रोडक्शन आप कर सकते हो। फिनेंशियल क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है। अगर ये सब होती है हमारे पास, क्वालिटी भी होती है, टेक्नोलॉजी भी होती है, अगर हमारे पास फिनेंस अवेलेबल होता, और फिनेंस अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है। साथ ही मैनेजरियल एंड मार्केटिंग कैपेसिटी भी हमारी लो है। तो ये हमारा एमएसएमई क्या होता है, उसके क्या रोल है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है और उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, ये हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। बाकी का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।